हाँ जी, ओके, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? एससीक्यूज में टाइम का पता नहीं चला, एमसीक्यूज हो गए थे। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू, क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा हमें अपने आप को टेम करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग यूज्ड तो नहीं है कि एससीक्यूज आप इस तरह से कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करें। मे बी दैट वाज द रीजन, लेकिन क्वेश्चंस तो इटसेल्फ लेंथी नहीं थे, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने थे, इसमें ज़्यादा तो नहीं था कुछ भी। वूल सॉर्टर्स का बता देती हूँ। वूल सॉर्टर्स डिजीज इट इज बेसिकली एंथ्रेक्स, कि मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया भी था, और बुक में ये टर्म मेंशन हुई भी है, वूल सॉर्टर्स डिजीज। यस, दिस इज एंथ्रेक्स। तो मतलब मैं मनाल ने कर लिया और इकरा को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। चलिए, ओवरऑल कैसा हुआ है सबका? ऐसे ही होता है बच्चों, टेस्ट में कोई ना कोई चीज इस तरह की हो जाती है जो आप समझ रहे होते हैं कि ये बिल्कुल सामने की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो तो डिस्कस हो चुकी होती है। अब आपने अपनी बुक में ये करना है कि एंथ्रेक्स के साथ जहाँ पे भी वूल सॉर्टर्स डिजीज लिखा हुआ है ना, उसको बड़ा बड़ा हाईलाइटर लगा लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में रहे कि ये क्या चीज थी। हाँ जी, और इसके अलावा एससीक्यूज में कोई डिफिकल्टी थी? आई थिंक मैंने आपको साथ साथ काफी दफा बता दिया था कि आप लोगों ने हर टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। लेट्स से टॉक्सिन्स है, पैथोजेनेसिस है, लैब डायग्नोसिस है, और अगर किसी के विजिलेंस फैक्टर्स ज़्यादा डिस्क्राइब किए हुए हैं डिटेल में, जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाइन में ज़्यादा डिस्कस किए हुए होते हैं। इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं, टाइपिंग में भी देर लगती है। चलिए, ये चीजें तो रिजॉल्व की जा सकती है ना। वर यू एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस? आप लोगों से गेस हो रहा था कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, या हमने क्या पढ़ा था उसे रिलेट कर पा रहे थे टेस्ट के दौरान, कि हमें ये चीजें हमने पढ़ी थी, यहाँ पे ये पूछा हुआ है, इसका ये आंसर होना चाहिए, असाइड फ्रॉम द टाइपिंग इशू। चलिए, दैट्स ग्रेट। फिर अब जब मैं टेस्ट चेक कर लूंगी तो फिर ही पता चलेगा कि आप में से कितने परसेंट लोगों ने लेक्चर्स को फॉलो किया है। अच्छा, इज देयर एनीवन इन द क्लास जिससे कोई भी एमसीक्यू या ज्यादातर एमसीक्यूज ना आ रहे हो? मैंने थोड़ा सा अंदाजा करना है कि आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो बिल्कुल ही लैग बिहाइंड कर रहा है और उसकी ग्रिप नहीं हो सक रही है सब्जेक्ट पे। देखो, इस स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लेना बेहतर है, ठीक है? अभी हमारे पास इनफ टाइम है, अगर कोई वीक भी है तो हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। रादर ये कि हम सेशन के एंड तक वेट करें और उस वक्त कोई बच्चा पीछे रह जाए तो वो मेरे लिए भी बड़ा इंसल्टिंग होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने शायद एफर्ट पूरी नहीं दी है कि आप लोग कर नहीं पाए हो। एससीक्यूज अच्छे नहीं हुए, लैब टेस्ट वाला नहीं सही हुआ। अच्छा, ठीक है, बुक से हटके तो नहीं था कुछ? ओके, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे करते हैं कि जो लास्ट 5-10 मिनट्स होंगे ना, उसमें आई ट्राई टू डिस्कस द की इन डिटेल, या फिर आप लोग मुझे बता दो कि किसका लैब टेस्ट नहीं सही हुआ था, कौन सा क्वेश्चन कौन सा था। दैट्स बिकॉज मैंने 2 पूल बना के दिए थे, तो मैडम ने खुद सिलेक्ट किए हैं, मैडम गुरफ्री ने, कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके टेस्ट में इंक्लूड होंगे और कौन से नहीं होंगे, ठीक है? तो देवर टोटल ऑफ 8 एससीक्यूज जो कि मैंने उनको दिए थे, और उसमें से उन्होंने कोई से 4 जो उनको सही लगे हैं वो उन्होंने सिलेक्ट करके आपके टेस्ट में इंक्लूड किया है। लैब टेस्ट कौन से बैक्टीरिया का था जो आप नहीं कर पाए? डिस्टिंग्विश वाला, वो तो छोटा सा था, उसमें तो सिर्फ 3 ही टेस्ट थे। हाँ जी, अब आप खुद बता दें कि जो स्टेफिलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से क्या डिफरेंशिएट करता है, स्टेफ ऑरियस को जो है वो बाकी स्टेफिलोकोकाई से क्या डिफरेंशिएट करता है? एक तो था कैटलेस, ठीक है, और क्या था?
यंग बॉय हु वाज प्लेइंग आउटसाइड एक्सेट्रा, वो कर लिया था या नहीं किया था? टेटनेस, टेटनेस था। और इससे मिलता जुलता सिनेरियो किसका हो सकता था? और अगर कैपिटिस का जिक्र आ जाएगा तो फिर टेटनेस नहीं होगा, अगर टेटनेस के फीचर्स होंगे तो फिर टेटनेस होगा। ओके चलिए, आपने कहा एक क्वेश्चन था वुल्स वाटर्स डिजीज वाला, ठीक है। मैं क्वेश्चन जितने मुझे याद है मैं उतना रीड कर देती हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास जो की है इसमें क्या था, 53-year-old male very upset to know that 2.5 centimeter circular black lesion surrounded by several blisters and edema on his face is actually malignant pustule, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था। इसमें हमने आपको आगे बताया हुआ है कि जो ग्राम स्टेन लिया गया था फ्लूइड का फ्रॉम द वेसिकल and biopsy from the lesion, both they showed chains of gram positive dots on microscopy, and on blood agar medusa head appearance of colonies was observed after 24 hours. Primary vigilance vector आपसे पूछा था वुल्स वाटर डिजीज का, यही क्वेश्चन था बच्चों। अच्छा ठहरे, चले मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ इसी को, ठीक है। जरा सा वेट करें। वुल्स वाटर्स डिजीज में क्वेश्चन आपसे पहला पूछा हुआ था, व्हाट इज द प्राइमरी विजिलेंस फैक्टर इन्वॉल्विंग इन वुल्स वाटर्स डिजीज, ये आपको बताया हुआ था मेडुसा हेड अपीयरेंस है, ठीक है। अच्छा इसमें प्राइमरी विजिलेंस फैक्टर क्या था, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड थी, ठीक है। अगर आपने एंथ्रेक्स टॉक्सिन लिखा है तो उसके भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, दैट्स ओके। इन दोनों, इन दोनों में से आपने जो भी आंसर लिखा है दैट वुड बी करेक्ट, ठीक है। आइडियली दोनों होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो विजिलेंस है इसमें इन्हीं दोनों का रोल है, ठीक है। बेसिलस एंथ्रेसिस का कैप्सूल और एंथ्रेक्स की टॉक्सिन, ठीक है, दो चीजें इसमें आनी थी। अगर आपने दोनों में से एक भी लिखी है तो भी इवन आपका आंसर ठीक होगा, क्योंकि दोनों ठीक है। अच्छा पैथोजेनेसिस आपसे पूछी हुई थी, इसमें से किसकी डिजीज थी, क्या पैथोजेनेसिस है, तो उसमें आपने जो टॉक्सिन का मैकेनिज्म था, जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन के हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, ए बी टाइप सब यूनिट है और बी जो है वो बाइंडिंग है, ए एक्टिव है, फिर हमने एडिमा फैक्टर पढ़ा था और साथ में इसके लीथल फैक्टर पढ़ा था, दोनों मिलके बनाते हैं धीमा टॉक्सिन और लीथल टॉक्सिन, ठीक है। इसमें आपने ये लिखना था, ओके। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि स्टेफिलोकोकाई आर स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव कोकाई व्हिच आर अरेंज्ड इन इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। आपने बताने थे लैब टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करते हैं स्टेफ ऑरियस को स्टेफ सेप्रोफाइटिकस और स्टेफ एपिडर्माइटिस से। तो इसमें जो सिंपल टेस्ट थे, सबसे पहले आपने बताना था कि स्टेफ ऑरियस जो है वो बाकी सबसे कोएगुलेज प्रोडक्शन से हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। कोएगुलेज एंजाइम क्या करता है, प्लाज्मा को क्लॉट करता है बाय एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म द थ्रोम्बिन, ठीक है। और ये जो थ्रोम्बिन है ये कैटेलाइज करती है फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन एक्टिवेशन को, और फिब्रिन क्लॉट बनाती है, ठीक है। स्टेफ एपिडर्माइटिस और स्टेफ सेप्रोफाइटिकस ये दोनों जो है कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट जो आपने इसमें लिखना था दैट वाज कोएगुलेज प्रोडक्शन। फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूसेस अ केराटिनॉइड पिगमेंट, इसमें ये आपकी बुक में तीनों चारों चीजें ये आपकी बुक में मेंशन हुई हुई हैं, ठीक है। और मैं इसका पेज नंबर भी आपको मुझे बता देती हूँ। मेरे पास जो 14th एडिशन है उसका 111 पेज है, सॉरी ये जो इसके लिए है ना हमारे पास पीडीएफ में 14th है, 15th का भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपके बुक में भी उसके कोई करीब करीब ही होगा, ठीक है। इसके अंदर और मैंने आपको ये 14th एडिशन शेयर भी किया हुआ है आप लोगों के साथ, जो मेरे पास पीडीएफ है ना, क्योंकि रेफरेंसेस अमूमन उसमें से दिए होते हैं तो वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। अच्छा स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूसेस स्टेफिलोजेंथिन, जो इसकी पिगमेंट है जिसकी वजह से इसका गोल्डन येलो कलर आता है, ठीक है। अच्छा फिर थर्ड टेस्ट था फर्मेंटेशन ऑफ मैनिडोल, ठीक है, हेमोलिसिस ऑफ द आरबीसीज एंड फर्मेंटेशन ऑफ द मैनिडोल। तो हेमोलिसिस जो है वो बीटा हेमोलिसिस ये शो करता है, ठीक है। अच्छा और इसका जो है सेकंड क्वेश्चन इसका आपसे पूछा हुआ था, नेम द विजिलेंस फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय स्टाफ ऑडियंस दैट प्रिवेंट्स द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड देयरबाय रिड्यूसेस ऑक्सीडाइजेशन बाय C3b। तो वो प्रोटीन ए था इसका,
रूटीन ए। ये सारा कुछ जो है ना, जो आपका पीडीएफ है 14th एडिशन, इसमें पेज 111 पे ये चीजें मेंशन हुई हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन था इसमें, यंग बॉय 9 year of age is outside playing in the summer, steps on the board with rusty hair। इसमें आपसे पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव बैक्टीरिया। यस, द आंसर इज करेक्ट, इट वाज क्लोस्ट्रिडियम टेटिनाई। सेकंड आपसे पूछा हुआ है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। ये भी 2 मार्क्स का था, तो ये तो इजी था। फिर तो आपने सिंपल ये लिखना था कि जो टेट्नोस्पैज़मिन है, इसी का ही लिखा हुआ है आपकी बुक में ना, इसकी 2 टॉक्सिन होती है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि सिर्फ टेट्नोस्पैज़मिन है, तो इसलिए जिसने भी टेट्नोस्पैज़मिन का मैकेनिज्म सही लिख दिया है कि इंट्राएक्सोनली ट्रेवल करती है, ये रिट्रोग्रेड सीएनएस में और बाइंड करती है गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से, और जो ग्लाइसिन और गाबा है उसकी रिलीज को इनहिबिट करती है। तो दैट इज इनफ, इसमें आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन था आपका वो था कि ड्यूरिंग द लैब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट यूजेस बैक्टीरियोफेज टू कन्वर्ट अ विरलेंट स्ट्रेन ऑफ सम बैक्टीरिया टू ए विरलेंट फॉर्म। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी बैक्टीरियोफेज का जिक्र आएगा तो आपने हमेशा याद रखना है कि दिस इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। और पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना होता। पार्ट बी में आपसे एचएफआर सेल पूछा हुआ था, लेकिन पार्ट ए में आपसे कॉन्जुगेशन नहीं पूछी हुई थी, पार्ट ए में आपसे ट्रांसडक्शन पूछी हुई थी, ठीक है। दैट्स ऑल। और अगर किसी और क्वेश्चन का भी आपको आंसर का रेफरेंस पेज चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ, बुक से उसको टैली कर लेंगे। क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं थे, ठीक है। चलो स्टैफ वाला क्वेश्चन मैं कह देती हूँ, हो सकता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के लेक्चर्स मैंने नहीं लिए हुए आपके, ये मुझसे पहले किसी और ने लिया है। आई डोंट रिमेम्बर कि ये शेड्यूल में किसी की तरफ जिसके ये लेक्चर्स थे, लेकिन इसमें ये है कि मैंने आपको शायद बच्चों साथ साथ मैंने आपको कहा था कि मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग शायद ग्राम पॉजिटिव कोकाई में इतने एक्टिव नहीं, आपको रोल ज्यादा अच्छे आते थे, कोकाई कम अच्छे आते थे। मैंने आपको कहा था इससे पहले कि आप लोगों ने इसको है ना दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ना है। चले इन केस क्योंकि मैंने ये वाले लेक्चर आपके नहीं लिए हुए, तो ठीक है बात ही, इट वाज अ क्लास टेस्ट। अगर आप में से किसी को अभी भी ये फील हो रहा है कि आपको जो है इस टॉपिक में अभी भी कोई डिफिकल्टी है, तो समटाइम लेटर यस वी कैन अरेंज अ रिवीजन लेक्चर जिसमें हम स्टेफिलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस में से अगर कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर है तो वो आप लोग मुझे बता दें, तो मैं आपको ये कर सकती हूँ कि लेक्चर रिवाइज करवा देती हूँ अगर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है उसमें तो। हाँ जी, एनी कमेंट्स? जी बच्चों, की तो मैंने आपके साथ कर ली है डिस्कस। हाँ जी, फीचर्स टेटनेस के थे, सोर थ्रोट, मसल स्पैज्म, एंथ्रेक्स, फुट सोल्जर डिजीज। मिक्स तो नहीं कर रहे हो आप? हाँ, रिवीजन करनी होगी। अच्छा, बहरहाल चलें, मेरी ऑफर अभी भी वहीं पे है कि जनरल विक्टोलॉजी का भी सारा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, उसमें से मेरे बहुत सिलेक्टिव लेक्चर्स थे, और जो यहाँ पे मेरे लेक्चर आपके साथ स्टार्ट हुए थे एज फार एज आई रिमेंबर वो स्ट्रेप्टोकोकस का पार्ट 2 था जिसमें हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पढ़ा था, ठीक है। तो उससे पहले वाले लेक्चर्स में अगर आप लोगों को कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ आई हुई तो आप मुझे बता सकते हैं, वी कैन हैव अ रिवीजन अबाउट दैट, क्योंकि हमारा बेसिकली जो पर्पस है ये सारे लेक्चर्स भी अरेंज करने का और स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज करने का, और उससे भी बढ़ के ये कि एक टीचर आपको जो स्पेसिफिकली असाइन कर दिया गया है, तो उसका रीज़न ये है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो ये है कि आपको जितने प्रॉब्लम्स हो, जो चीज़ हो, आप लोग बच्चे यूज टू हो जाए कि आपको एक बंदा ही वो पढ़ा रहा है और आपको जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप लोग इजीली कन्वीनियंटली शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ इसमें आपको नहीं समझ आई हुई है, मेरा ख्याल है वैसे कि टेस्ट तक आप लोगों को वेट करना नहीं चाहिए था, हम इससे पहले भी इसको कर सकते थे डिस्कस। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर, एनी बेटर नाउ? बैकग्राउंड डिस्टॉर्शन तो आता ही है, तो यहाँ पे है थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलें, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। बाकी क्वेश्चन में आपने सही कर लिया बच्चों? की डिस्कस होके थोड़ा सा आइडिया हो गया किसका क्या आंसर होना था?
ओके, चलिए देन लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आज हमने जो है ना, ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव रोड्स का जो चैप्टर है, इसको हमने फिनिश करना है। और इसमें से अब हमारे पास जो है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं जो छोटे हैं लेकिन लेस इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। समटाइम्स ऐसे होता है कि बुक में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई होती है, लेकिन नेवरदीलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द बेक्टीरोइड्स आर कंसिडर्ड। इसमें से, क्योंकि मैं भी आपको साथ साथ बताऊंगी कि अगर कोई चीज़ आपको खुद भी आइडिया होगा, अगर कोई चीज़ नॉर्मल ओरल स्टूडेंट है तो वो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे टेस्ट में या एग्जाम में इसमें से ज़्यादा पूछा जाए या कम पूछा जाए। चलिए, लेट्स गेट अ लिटिल फ्रेश विद दीज कार्टून्स। ठीक है, हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है पहले देख लेते हैं। क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर, सेरेशिया ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया। सेकंड है प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, ऑर्गेनेला ग्रुप, सेकंड ग्रुप ये हो गया। ठीक है, और थर्ड जो हमने पढ़ने हैं वो बैक्टीरोइड्स और रेविडेला। ठीक है, अच्छा, अब इनकी बहुत ज्यादा डेप्थ या डिटेल नहीं है बुक में, तो वी विल ट्राई टू फॉलो लेवेंसन 15th एडिशन। जितनी डिटेल उसमें दी हुई है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उससे एक्स्ट्रा सिर्फ जो कोई बहुत जरूरी चीज होगी हम वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज बेसिकली हम ये बुक लेवेंसन को फॉलो करेंगे। अच्छा, लाइक दिस कार्टून इज शोइंग यू क्लेप्सिला निमोनी में आप देख सकते हैं, लुक्स लिटिल फैट। ठीक है, और कुछ ये आपको म्यूकोइड सी सिक्रीशन नजर आ रही होगी इसके ऊपर। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। सो ये क्यों है, ये क्या चीज इंडिकेट करता है? दिस इज बेसिकली दिस बैक्टीरियम हैज अ म्यूकोइड अपीयरेंस इन द कॉलोनीज। ठीक है, एंड इट हैज अ थिक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, जिसकी वजह से ये इसका थोड़ा सा मोटापा आपको नजर आ रहा है। सेकेंड है हमारे पास सिरेशिया मार्सिसस। ठीक है, इसमें क्या है, आप रेड कलर हर बंदा अप्रिशिएट कर सकता है इसमें। ठीक है, सो इसमें यही याद रखने वाली चीज है, सिरेशिया जो है वो सिक्रीट करता है एक रेड कलर पिगमेंट। ठीक है, जो कि इसकी कॉलोनीज में विजिबल होती है। So starting with Klebsiella enterobacter serratia group, Klebsiella pneumoniae, enterobacter cloacae and Serratia marcescens तीन इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इस ग्रुप के जिनको हमने पढ़ना है। ह्यूमन डिजीजेस में इनका इन्हीं तीनों का आमतौर पर रोल होता है। और ये अमूमन ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये सॉयल और वाटर में भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज तो मिलती जुलती होती है, लेकिन हम बायोकेमिकल रिएक्शंस की बेस पे या मोटिलिटी की बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक चीज इसमें देखिए दोबारा, ये जो क्लेप्सिला निमोनी है ये इट इज स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, लुक एट द फीट। एंड सिरेशिया मार्सिसेंस क्या कह रहा है, ये चल रहा है। तो क्लेप्सिला निमोनी की एक और फीचर जो याद रखिएगा, इट इज नॉन मोटाइल, इट इज फैट, इट्स नॉन मोटाइल, इट हैज अ थिक कैप्सूल एंड इट हैज अ म्यूकोइड अपीयरेंस इन द कॉलोनीज। सेरेशिया ऑन द अदर हैंड, ठीक है, it secretes the red colored pigment, and as you can see it is motile. So important respiratory pathogen with respect to the hospital diseases, अच्छा हम यहाँ से पढ़ेंगे। Klebsiella pneumoniae, it has a very large polysaccharide capsule which gives its colonies a striking mucoid appearance, and Serratia marcescens, it produces a red pigmented colonies। तो ये वो बायोकेमिकल टेस्ट है जिनकी बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अदरवाइज ये एक ग्रुप में इनको रखने का मकसद ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती होती है, और जो डिजीजेस ये कॉज करते हैं वो भी समटाइम्स मिलता जुलता सिनेरियो बना रही होती है। ओके, सो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये वो पैथोजेंस हैं जो अंडर सर्टेन डिजीजेस ऑफ लो इम्यूनिटी ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दे कॉज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, स्पेशली निमोनिया एंड यूटीआई। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का क्या मतलब है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है ये। ठीक है, इसमें निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है। Klebsiella pneumoniae is an important respiratory pathogen outside the hospitals as well. तो Klebsiella pneumoniae में आप याद रखिएगा कि within the hospital भी infection cause करता है and within the community भी infection cause कर सकता है. Serratia also causes endocarditis in the IV drug abusers. Predisposing conditions जो इन तीनों बैक्टीरिया के लिए होती है, उसमें एडवांस एज यानी ज्यादा एज के, बड़ी एज के लोगों में ये डिजीज ज्यादा कॉज करते हैं। वो लोग जिनको किसी भी किस्म की क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो, डायबिटीज हो या अल्कोहल कंजम्पशन की कोई हिस्ट्री आपको मिले, carried in the respiratory tract of almost 10% of healthy people. अच्छा, अब now you can appreciate, आपको आवाज सही आ रही है? ये साथ साथ फीडबैक दे दिया कि नहीं, ताकि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसी वक्त ही कवर कर लें उसको। ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्या है पैथोजेनेसिस क्लेप्सिला निमोनी इट इज मोस्ट लाइकली टू बी प्राइमरी नॉन ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन ड्यू टू द कैप्सूल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड पाइरुविक एसिड। तो जो कैप्सुलर की एंटीजन है वो इसको कॉम्प्लीमेंट से भी प्रोटेक्ट कर लेता है और जो इसका सोमेटिक ओ एंटीजन है वो इसको फेगोसिटोसिस से एस्केप करने में मदद देता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये जिस बैक्टीरिया की भी जो हमने जीएनआर में जितने बैक्टीरिया पढ़े हैं जिसमें भी के एंटीजन ज्यादा डेवलप होगा कॉम्प्लीमेंट से उसको सेव कर लेगा और जिसमें भी ओ एंटीजन ज्यादा डेवलप होगा उसमें फेगोसिटोसिस से उसको एस्केप करने में हेल्प करेगा। थर्ड क्या है कि क्लेप्सिला निमोनी में एक आयरन अपटेक सिस्टम भी है। ठीक है, जो कि एक्चुअली दो तरह का है, दो तरह से काम करता है। एक में एरोबेक्टिन है, एरोबेक्टिन मीडिएटेड है, एक एंटेरो कैलिन मीडिएटेड है। इनकी जितनी डिटेल लिखी हुई है हम उतनी ही पढ़ेंगे, हम इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। Klebsiella strains are particularly virulent in patients with iron overload conditions such as thalassemia. ठीक है, यानी कि जिन लोगों में आयरन ओवरलोड हो जाता है बॉडी में उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना जो आयरन अपटेक है इनके मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ठीक है, तो थैलेसीमिया में क्या होता है, रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन पेशेंट्स को हो रहा होता है, ये आयरन ओवरलोड की स्टेज पे चले जाते हैं और ऑब्वियसली अगर इनकी बॉडी में एक्सेस आयरन है तो फिर वो बैक्टीरिया जो आयरन को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इसमें जो है इन्फेक्शन ज्यादा कॉज करेंगे। Pneumonia develops if the host defenses are low. ठीक है, नेक्स्ट है एंटेरोबैक्टर एंड सिरेशिया। इन दोनों का इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, या हॉस्पिटल रिलेटेड है। जो क्लेप्सिला है उसमें विद इन द हॉस्पिटल यानी कि एडमिटेड पेशेंट्स में भी हो सकता है और पेशेंट जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट पहले इन्फेक्शन डेवलप करे और बाद में आके एडमिट हो। लेकिन एंटेरोबैक्टर और सिरेशिया में क्लियरली रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है। अब इस तरह से क्लिनिकल सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा आइडिया ले लिया, टेस्ट में आपको आइडिया हो गया कि हमने एक क्लिनिकल सिनेरियो बनाया एंड इट इज फॉलोड बाय टू क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास कौन कौन से लोग हैं जिनमें इन दोनों बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट्स जिनके अंदर आईवी कैथेटराइजेशन जिनको हुई हुई है फॉर एनी रीजन। ठीक है, रेस्पिरेटरी इंट्यूबेशन हुई हुई है यानी वो पेशेंट जो रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसमें और भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल लेजुरेला निमोफिला का हो सकता है इसमें, जो हॉस्पिटल रिलेटेड जो है। इसमें सीडोमोनास का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक्ट मैनिपुलेशन यानी वो बैक्टीरिया जिनको यूरिनरी कैथेटर लगा, सॉरी वो पेशेंट्स जिनको यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है उनमें ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिनको आईवी कैथेटराइजेशन हुई हुई है या जिनको किसी भी किस्म के रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट जो यूटिलाइज कर रहे हैं। Outbreaks of Serratia pneumoniae they have been associated with contamination of the water in respiratory therapy devices. तो ये याद रखिएगा कि ये सिरेशिया जो है बैक्टीरिया इसका जो ये निमोनिया कैसे कॉज करता है, थ्रू द रेस्पिरेटरी थेरेपी डिवाइसेस, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। ठीक है, ये इसमें याद रखिएगा। इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसमें आपको कुछ और बैक्टीरिया भी नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको सीडोमोनास भी लग सकता है, इसमें हो सकता है इन्वॉल्व, इसमें जो है लेजोनेला भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन इनकी कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होंगे जो आपको हमने क्वेश्चन में बताए भी होंगे कि इन दो तीन बैक्टीरिया में से फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होगा। Prior to the extensive use of these procedure यानी respiratory procedures, तो क्या बहुत ज़्यादा invasive किस्म के procedures जो भी body में हो रहे हैं, Serratia marcescens was harmless organism. Most frequently, it was isolated from environmental sources such as water. ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैं, कैसे प्रिवेंट कैसे ये प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को। रिपीटेडली मिक्चुरेशन की कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, कि बार बार यूरिनेशन है और बर्निंग है ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, और इसके अलावा उसको कोई एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और अच्छा, निमोनिया कैसे प्रेजेंट कर सकता है, दे विल बी कॉफ, फीवर and maybe a little sporadic chest pain and extreme fatigue. बैक्टीरियमिया कैसे प्रेजेंट करेगा, विद हाई फीवर। ठीक है, सेकेंडरी स्प्रेड टू अदर एरियाज सच एज meninges and liver. Pneumonia caused by Klebsiella, it produces a thick blood stained sputum जिसको हम current jelly sputum कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड, जैसे आप समझ लें कि रेड कलर का जेली लाइक स्पुटम होगा,
ठीक है। और दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन, ये क्लेप्सिला नमूनी में ही इस तरह होता है। एंड इट कैन प्रोग्रेस टू निक्रोसिस एंड एब्सेंस फॉर्मेशन व्हिच इज कॉल्ड द फ्रेडलैंडर्स निमोनिया एंड इट हैज हाई मोर्टेलिटी। तो ऑब्वियसली इतना जो रेड कलर स्पुटम में आ रहा है वो कुछ ना कुछ आपको जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि देयर विल बी नेक्रोसिस, ठीक है, एंड दिस वुड बी ब्लड ऑब्वियसली। Two other species of Klebsiella, they cause unusual human infections and they're rarely found. ठीक है, जो कि होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने इनको मेंशन कर दिया है। बस ये एक एक लाइन में मेंशन करें। Klebsiella ozoni जो एट्रोफिक राइनाइटिस करता है, इट इज एट्रोफी ऑफ द लाइनिंग्स, ठीक है। और Klebsiella rhinoscleromatis, इट कॉजेज अ डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमा ऑफ द नोज एंड फेरिंग्स, ठीक है। सो ये दोनों जो है ये ईएनटी रिलेटेड है और समटाइम्स यस दे कैन बी सीन, बट दीज आर नॉट वेरी कॉमन। मगर चूंकि फेरिंग्स की केस में जो है ना डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमा ये आपके पास कभी ना कभी प्रेजेंट कर सकता है, इसलिए just remember the name Klebsiella rhinoscleromatis. Serratia, opportunistic, especially in the healthcare settings. It causes UTI, bacteremia, skin, and wound infections. Serratia infections have been associated with contaminated IV lines and septic arthritis in patients receiving intra-articular injections. अब ये याद रखिएगा इसमें कि सीरेशिया किन लोगों में है, ये भी हॉस्पिटल रिलेटेड हो गया, ठीक है। कंटामिनेटेड जो आईवी कैथेटर्स हैं उनके थ्रू, और सेप्टिक आर्थराइटिस किन लोगों में करता है, ये जिनमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगते हैं, यानी कि समटाइम्स जो आपके पास जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हो सकते हैं जिनके जो आप कहते हो कि जॉइंट स्पेसेस में इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो उस टाइम पे जॉइंट स्पेसेस आपको आइडिया होगा कि जो जॉइंट फ्लूइड होता है वो हमेशा स्टेराइल होता है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी इंफेक्शन हो रहा है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के बाद, तो डेफिनेटली द इंजेक्शन इज द कॉज, इसमें ही कंटामिनेशन गई है। ऑल्सो इट ऑल्सो कॉज्ड एंडोकार्डाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस इन आईवी ड्रग यूजर्स, सेल्यूलाइटिस इन द पेशेंट्स विद हीमोडायलिसिस, ठीक है। इसमें भी डायलिसिस पेशेंट्स में भी आपको आइडिया हो गया होगा कि चूंकि ये सीरेशिया वाटर में बहुत ज्यादा है, तो इस इक्विपमेंट की क्लीनिंग वगैरह के लिए अगर वाटर को जब यूज किया जा रहा है तो वो स्टीराइल वाटर नहीं है, तो डेफिनेटली वो इन सारी इक्विपमेंट्स को भी कंटामिनेट कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाए। देन इज एंटेरोबैक्टर नोसोकोमियल ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। रिस्क फैक्टर्स किन लोगों में ज्यादा होते हैं एंटेरोबैक्टर में, जिनमें आईवी लाइंस होती हैं, एंटीबायोटिक कोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, रिसेंट इन्वेजिव प्रोसीजर हुआ हो, कोई डायबिटीज हो, और जिनके वाइट सेल काउंट स्पेसिफिकली जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कम हो। वुंड इन्फेक्शंस करवा सकते हैं, बर्न इन्फेक्शंस के पेशेंट्स में हो सकता है, निमोनिया और यूटीआई कर सकता है। आईवी फ्लूइड कंटामिनेशन के साथ इसका ज्यादा लिंक है। और आउटब्रेक्स इसके जो है ना वो इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क जो है वो उसके साथ भी इसके आउटब्रेक्स समटाइम्स आइडेंटिफाई होते हैं। लैब डायग्नोसिस में आपके पास देखिए, जैसे हमने कहा कि निमोनिया ज्यादा कॉमन है, यूटीआई ज्यादा कॉमन है और बैक्टीरियमिया ज्यादा कॉमन है इन तीनों में। तो इन्हीं तीनों के हमने सैंपल भी लिखे हैं, लेकिन आपके पास जो क्लिनिकल पिक्चर आएगी उसमें से जो भी चीज होगी उससे रिलेटेड आप लिखेंगे। मोस्ट कॉमनली जो मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन ज्यादा चांस ये है कि आपको इसमें से क्लेब्सियला का आ सकता है। सीरेशिया और एंटेरोबैक्टर का अलग से क्वेश्चन सीक्यू आना मुश्किल है, ठीक है। और क्लेब्सियला का अगर आएगा तो उसमें भी आपने करंट जेलिस्पोडियम हमेशा याद रखना है, उसका थिक कैप्सूल याद रखना है, और ये याद रखना है कि वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग पे ग्राम नेगेटिव डॉट्स आपको नजर आएंगे। कल्चर पे लैक्टोज फर्मेंटिंग कलर्ड कॉलोनीज ऑन द डिफरेंशियल एक्टिव सच एज मेकॉनिकी और ईएमबी। Serratia is a late lactose fermenter and it can produce a negative reaction. Biochemical test catalase positive देते हैं, ये lactose fermenters हैं, glucose fermenters हैं। Vogue Pascal एक और जो इसके लिए biochemical test है, इसमें क्या होता है, it is acetyl methyl carbinol from glucose fermentation. Glucose fermentation स्पेसिफिक कंपाउंड बनाते हैं एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है। ये हर एक इसमें नहीं आता, हर बैक्टीरिया ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता। लैब डायग्नोसिस में मजीद इसकी क्या फीचर्स हैं कि ये अपनी ग्रोथ शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड एंड दे यूज सिट्रेट एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन। सीरेशिया को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अब इन तीनों को आपस में कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है। सीरेशिया मोटाइल है, रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करता
करके और एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए प्रोड्यूस करता है। एंटेरोबैक्टर मोटाइल है, डी कार्बोक्सिलेट लाइसिन आर्जिनिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, सो आर्जिनिन और लाइसिन को डीकार्बोक्सिलेट करता है और क्लेप्सिला जो है वो कैप्सुलेटेड और नॉन मोटाइल है। अच्छा, अब इसमें से देयर इज अ रेयर चांस, इसमें से वैसे क्वेश्चन इस तरह का आता नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ये याद रखना है कि इन तीनों में से मोटाइल कौन है। सिरेशिया मोटाइल है, एंटेरोबैक्टर मोटाइल है, क्लेप्सिला जो है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना है कि अब सिरेशिया और एंटेरोबैक्टर जो दोनों मोटाइल हैं उनको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो आप कैसे करोगे। सिरेशिया हमेशा रेड कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी याद रहता कि ये किसको डीकार्बोक्सिलेट करें तो रेड पिगमेंट सिरेशिया की याद रखिएगा। अगर आपको एंटेरोबैक्टर और सिरेशिया में डिफरेंशिएट करना है और दोनों मोटाइल हैं तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सिरेशिया रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंटेरोबैक्टर नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपको इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है तो ऊपर वाले दोनों सिरेशिया एंटेरोबैक्टर मोटाइल है, क्लेप्सिला जो है वो नॉन मोटाइल है और कैप्सुलेटेड भी है, ठीक है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं इसमें से जिनसे एमसीक्यूज एमसीक्यूज बनते हैं। ओके, सो ये जो आपको कहते हैं ना कि म्यूकोइड कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, आप ये देख सकते हैं दीज आर नॉट ड्राई कॉलोनीज, ये कुछ म्यूकोइड टाइप की अपीयरेंस है इनकी, इनकी साइज भी बड़ा है, ठीक है। और अपीयरेंस देखो, इनकी स्मूथ और ग्लिसनिंग किस्म की अपीयरेंस है, ठीक है। अच्छा, क्लेप्सिला में आपने याद रखना है थिक कॉलोनीज है, म्यूकोइड कॉलोनीज है और कैप्सूल भी है। तो ये आपको थिक और म्यूकोइड कॉलोनीज कल्चर मीडियम पे नजर आ रही है। रेड कलर जेली स्प्यूटम क्लेप्सिला नमूने में होता है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द सैंपल ऑफ स्प्यूटम फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या है, आइसोलेट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल frequently resistant to multiple antibiotics। ये तो एक नॉन फैक्ट है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो ठीक होने में इसीलिए ज्यादा टाइम लगाते हैं क्योंकि ये वो स्ट्रेन्स होते हैं जिनको जो है ना मल्टीपल एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की कोशिश की जा चुकी होती है। सो कार्बापिनम रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स भी हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेजिस्टेंट टू ऑलमोस्ट ऑल नोन एंटीबायोटिक्स। और इसमें जेंटामाइसिन और सेफलोस्पोरिन इनको हम एम्पेरिकली यूज करते हैं अंडर समय टेस्ट के रिजल्ट्स ना आते हैं। और जो सिवियर एंटेरोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसमें कॉम्बिनेशन देते हैं जेंटामाइसिन और इमिपेरिड, ठीक है। ड्रग्स के नाम याद नहीं रखने हैं, ना याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने याद इसमें से ये रखना है कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस रखते हैं फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोटेंट एंटीबायोटिक्स हम देते हैं। अच्छा, सिरेशिया का मैंने आपको कहा था रेड पिगमेंट कल्चर मीडियम पे प्रोड्यूस की खूबसूरत किस्म की रेड पिगमेंट से प्रोड्यूस की, ठीक है। और इसके साथ एक रवायत भी है, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या नहीं सही है, लेकिन कहा जाता है कि जो हिंदुओं में आपने देखा होगा कि सिंदूर एक चीज वो लोग यूज करते हैं, तो इट इज सेड, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या नहीं, मैं आपको रवायत बता रही हूँ। इट इज सेड कि ये जो सिरेशिया की रेड पिगमेंट है ना, इसी से ही ये सिंदूर बनाया जाता है। ओके, प्रिवेंशन के लिए जनरल मेजर्स चाहिए आपको, चेंजिंग द साइट ऑफ आईवी कैथेटर्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था। या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को रोकने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप प्रॉपर जो स्टरलाइजेशन मेजर्स हैं वो हर चीज पे यूज करें, ठीक है। एसेप्टिक मेजर्स यूज करें और उसके बाद ये जो आईवी कैथेटर्स हैं या जो यूरिनरी कैथेटर्स हैं इनको 48 आवर्स के बाद रिप्लेस कर दिया जाए। और जो भी रेस्पिरेटरी थेरेपी डिवाइसेस हैं उनकी प्रॉपर केयर हो, अगर उनकी वॉशिंग या स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड है तो उसके लिए प्रॉपर कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएं, अगर कहीं पे वाटर रिक्वायर्ड है तो इट शुड बी स्टीराइल, ठीक है। वैक्सीनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक और ग्रुप जो है प्रोटियस प्रोविडेंशिया एंड मॉर्गेनेला। ये previously Proteus was a large group of bacteria, and with development in the field of microbiology we came to know कि Proteus की ही certain subspecies या subtypes ऐसी हैं जिनकी अपनी characteristics इतनी vast हैं कि they should be named separately and studied separately। तो फिर जो है ना Proteus की ही कुछ types को अलग अलग नाम दे दिए गए with time, जिसमें Providentia और Morganella है। Because primarily Proteus में ये याद रखिएगा कि Proteus is always related to unit tract infections, both community and hospital acquired। अगर आपसे unit tract infection का आपको एक सिनेरियो देके पूछा जाए और उसके अंदर ये typical words यूज हुए में हो, swarming या हाईली मोटाइल बैक्टीरियम, या आपको कहा जाए कि इसमें
स्टोन फॉर्मेशन भी है, ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन भी है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे स्टोन बन रहा है, तो ये याद रखिएगा कि ये हमेशा प्रोटीज का ही क्लिनिकल सिनेरियो होगा, किसी भी और चीज का नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरीली कॉजेज यूटीआई बोथ कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड, प्रोड्यूसेस फिनाइल एलानिन डीएमाइनेज, प्रोड्यूसेस यूरिएज, यूरिया को एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा कि यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट है, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दैट मींस इट इज गोइंग टू चेंज द लोकल एरिया पीएच। तो पीएच चेंज करेगा तो फिर आगे स्टोन फॉर्मेशन कैसे करेगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सर्टेन स्पीशीज आर वेरी मोटाइल एंड दे प्रोड्यूस अ स्ट्राइकिंग स्वर्मिंग इफेक्ट ऑन द ब्लड एगर characterized by expanding rings and waves of organisms over the surface of the agate। ठीक है, इन्होंने ब्लड पे मेंशन किया है, लेकिन मुझे जो ज्यादा अच्छी पिक्चर मिली है एक्चुअली वो ब्लड एगेट की नहीं है, वो क्लेड एगेट की है। Still, it is also used for the one of the most common mediums which is used for the identification of urinary pathogens। ठीक है, तो ये क्लेड एगर है, ब्लड नहीं है, मगर ये जो स्वार्मिंग है इसके ऊपर ये नोट करने वाली है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई मोटिलिटी ऑफ दिस बैक्टीरियम। ये कैसा फ्लोरल सा पैटर्न है जो कल्चर मीडिया के ऊपर अपेयर हो रहा है, ठीक है। और प्रोटियस मिराबिलिस जो है ये इसकी पिक्चर साथ इसलिए बनी हुई है, इसका कार्टून इसलिए बना हुआ है कि ये देखिए आप देख सकते हैं, यानी कि अगर हम इमेजिन करें कि ये जो बैक्टीरिया जिसने इतनी उसके अंदर बल्स बनाए हुए इतने ज्यादा, ये कैसा अपेयर करता होगा, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मल्टीपल फ्लैजेला होंगे या कुछ इस तरह करके होगा स्ट्रक्चर, इसकी मूवमेंट की वजह से पूरे मीडियम पे ये खूबसूरत सा फ्लोरल सा पैटर्न बन गया है, which has its own side effects। ठीक है, अच्छा अब वो साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, वो ये है कि इसकी वजह से जो है ना ये हम प्रॉपर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से। अब इसका क्या हल निकालते हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट है व्हील फेलिक्स रिएक्शन। जो प्रोटियस बैक्टीरियम है इसके कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं, फॉर एग्जांपल OX2 है, OX19 है, OXK। ये क्या करते हैं, ये एंटीजन जो है ये क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं, रिकेट्सिया एक और बैक्टीरियम है उसके एंटीजन के साथ ये क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं और उसका टेस्ट फॉल्स पॉजिटिवली दे देते हैं। तो protease antigens can be used in lab tests to detect the presence of antibodies against certain rickettsia in patient serum। ठीक है, ये क्रॉस रिएक्शन है। ओके, नया नोमेनक्लेचर हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले जो है ये प्रोटीज खुद इटसेल्फ बहुत बड़ा ग्रुप था, फिर मॉलिक्यूलर स्टडीज और डीएनए स्टडीज जो हुई उसमें से ये पता चला कि ये जो दो इसकी बड़ी टाइप्स है, प्रोटियस मॉर्गनी और प्रोटियस रेडक्री, दो तरह के जो स्पीशीज थी इनको अलग अलग नाम दे दिए गए, जिसमें से प्रोटियस मॉर्गनी को हमने कह दिया मॉर्गेनेला मॉर्गनी और प्रोटियस रेडक्री को हमने कह दिया प्रोविडेंशिया रेडक्री। तो इसकी वजह से अब इस ग्रुप का नाम है प्रोटियस प्रोविडेंशिया और ऑर्गेनेला या प्रोटियस ऑर्गेनेला प्रोविडेंशिया। ठीक है, जो प्रीवियसली ये पूरा प्रोटियस ग्रुप ही था। In the clinical lab, these organisms are distinguished from Proteus vulgaris and Proteus mirabilis on the basis of several biochemical tests। ठीक है, और ये ग्रुप क्यों बने थे, क्योंकि इनके जो डीएनए पैटर्न है उसमें कुछ इतनी वास्ट किस्म की डिफरेंसेस मिली थी कि इनको सेपरेट ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ गया। ओके, नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस। दे प्रेजेंट इन द ह्यूमन कोलन एज वेल एज सॉइल एंड वाटर। कोलन में होते हैं, कोलोनाइज कर जाते हैं यूरेथ्रा को, ये याद रखिएगा। इसमें प्रोटियस का जो इसका पैथोजेनेसिस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टोन फॉर्मेशन होती है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द sorry they are mostly present in the colon। ठीक है, colonization of the urethra especially in case of females। ठीक है, अच्छा ये जो इसकी मोटिलिटी है इसकी वजह से ये इन्वेड कर जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट को। यूरिएज एंजाइम एक इसके पास है जो हाइड्रोलाइज करता है यूरिया को और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, पीएच ज्यादा हो जाती है, अल्कलीन यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है। जब अल्कलीन यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है तो स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इन स्टोन्स को कहते हैं स्क्रू वाइट स्टोन्स और इनकी क्या कॉम्पोजिशन है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, ये जो स्क्रू वाइट स्टोन्स हैं ये बेसिकली स्टैक ऑन कैलकुलस के तौर पे रीनल पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, यूरिनरी एपिथेलियम को डैमेज करते हैं और इनकी वजह से इन पेशेंट्स में बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो अल्कलीन यूरिन है इसकी वजह से
ये इनकी सिंथेसिस होती नहीं है। अच्छा, अल्कलीन यूरिन और क्या करता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी फेवर करता है, ठीक है, एंड मोर एक्सटेंसिव रीनल डैमेज कॉज करता है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि द pH ऑफ यूरिन शुड ऑलवेज बी केप्ट एट अ लो और एसिडिक लेवल। अच्छा, अब आप देखिएगा कि ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में आपको किसी पेशेंट की यूरिन रिपोर्ट देखनी पड़ जाए, ठीक है। समटाइम्स इन योर फैमिली देयर इज सम पेशेंट जो आपके पास अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए ले आती हैं, इवन दो हम डेंटिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आने वाले सालों में अंदाजा होगा कि व्हेन दे सी यू एज अ डॉक्टर, सो दे वांट आंसर टू ऑल देयर क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हो। तो इतनी बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज तो आपकी होनी ही चाहिए कि यूरिन रिपोर्ट देख के आपको ये आइडिया हो जाए कि अगर पीएच जो है वो एल्कलीन साइड में है और पेशेंट के क्रिस्टल्स भी आ रहे हैं और स्टोबाइट क्रिस्टल्स लिखा हुआ है, तो आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि इसमें प्रोटियस बैक्टीरियम इन्वॉल्व है, ठीक है। इतना भी हो जाए तो बहुत है, आगे रेफर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्टोबाइट स्टोन्स, ठीक है, ये स्ट्रैकॉन टाइप की किडनी में बनते हैं आमतौर, ये वाले जो है, ठीक है। ये बाकी और भी है, सिस्टीन है, सिलिका है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, और ये अमोनियम यूरेट है। ये सारे हमें नहीं चाहिए, ये हमारे ये सब ब्लैडर स्टोन होते हैं, इसमें से कुछ किडनी में भी हो सकते हैं, बट ये जो जिससे हम प्रोटीन से रिलेटेड डील कर रहे हैं ना, ये वाले स्टोबॉइड वाले, वो सिर्फ ये वाले हैं, साइज भी बड़ा है। Signs and symptoms of urinary tract infections caused by these organisms cannot be distinguished from those caused by E. coli or other members of the Enterobacteriaceae. UTI की जो symptoms होंगे उसमें शायद डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होगा, लेकिन वंस आप इनकी यूरिन रिपोर्ट करवाएंगे या आप इनकी इन्वेस्टिगेशन फॉलो करेंगे, आपको या उनकी हिस्ट्री फॉलो करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ये इन्फेक्शन कैसे अटेन हुआ है, कहाँ से आया है। Okay. Proteus species, they can also cause pneumonia, bone infection, septicemia. Proteus mirabilis is the species of Proteus that causes most community and hospital-acquired infections. But Proteus redgeri, जो जिसका हमने अब नया नाम हमने चेंज कर दिया है, it is emerging as an important agent of nosocomial infections. ठीक है, मिराबलिस जो है वो दोनों कॉज करता है और रेडली सिर्फ नोसोकोमियल। लैब डायग्नोसिस में आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन पेशेंट्स में क्या सैंपल लेंगे, चूंकि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इनका सैंपल हम यूरिन का लेंगे, ठीक है। तो हम यूरिन की इनकी जो डिटेल रिपोर्ट करवाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर हम इनको फर्दर सजेस्ट कर दें कल्चर, ठीक है। These organisms usually high motile produces formal overgrowth on the blood agar. Growth on the blood agar contains phenyl ethyl alcohol. It inhibits the swarming. अच्छा, अब ये जो स्वार्मिंग ग्रोथ है ना ब्लड एगर में जो इसकी आती है, उसकी वजह से हम इसकी कॉलोनीज को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई या स्टडी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमारे पास एक ये तो हमें आइडिया हो जाता है कि स्वार्मिंग कोई और बैक्टीरिया शो नहीं करते, तो ये है तो प्रोटीसी, लेकिन हमें फर्दर भी तो स्टडी करना है ना उसको। तो इस स्वार्मिंग को रोक के जो प्रॉपर हमें कॉलोनीज आइडेंटिफाई करनी है या आइसोलेट करनी है, उसके लिए हम ब्लड एगर में ये कंपाउंड्स ऐड करते हैं, जिसमें है फिनाइल इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या करता है, स्वार्मिंग को रोक देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को फेवर करता है, ठीक है। तो इन इस तरह से हम कॉलोनीज को सेपरेट कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं। नॉन लेक्टोज फर्मेंटिंग कलरलेस कॉलोनीज ऑन मैकोनिकी एंड ईएमबी, प्रोटियस वल्गैरिस एंड मिराबिलिस। अच्छा, अब ये इस तरह याद रखिएगा, मैंने तो ऐसे ही याद रखा था। वल्गैरिस इंडिकेट्स वल्गर और बैड, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बैड पेयरिंग इसमें जो है ना टीएसआई, वो प्रोटियस वल्गैरिस शो करता है। कैसे, उसमें ब्लैकिंग भी होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, और उसमें H2S प्रोडक्शन भी होगी, और बाकी जो दोनों टाइप्स हैं प्रोटियस की, वो इस तरह से ऐसी अपीयरेंस शो नहीं करेंगी। Proteus mirabilis is indoor negative, whereas other three species are indoor positive. The four medically important species are urease positive, urease सब प्रोड्यूस करें, ठीक है। प्रोटियस मिराबिलिस इंडोल नहीं बना रहा, लेकिन प्रोटियस वल्गैरिस जो है वो और प्रोटियस मिराबिलिस दोनों H2S रिफ्रैक्टिंग टीएसआई की जो बेस है उसमें ब्लैकनिंग और H2S के प्रेसिपिटेट्स दोनों शो करेंगे। अब ये याद रखिएगा कि आपके पास लेट्स से टीएसआई पे आपके पास ये एक अपीयरेंस आ गई। अब ये दो बैक्टीरिया थे, प्रोटियस वल्गैरिस भी हो सकता था और मिराबिलिस भी हो सकता था, तो आपने इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। प्रोटियस मिराबिलिस जो है वो इंडोल पॉजिटिव नहीं होगा और प्रोटियस वल्गैरिस इंडोल पॉजिटिव होगा।
ठीक है, इस तरह से दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में इसमें ये याद रखिएगा कि जो हम इंडोर पॉजिटिव और इंडोर नेगेटिव कह रहे थे वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इंडोर पॉजिटिव है ना, ये आमतौर पर ज्यादातर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें ट्रीटमेंट की डिटेल्स में तो जाना नहीं है। तो स्पेसिफिक प्रिवेंशन मेजर्स कोई नहीं है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ द यूरिनरी कैथेटर्स। अच्छा, लास्ट वीडियो फॉर टुडे जो कि हमारी डेंटिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिएगा इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये गैप्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये गैप्स जो है ये मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये इंडिकेट कर रहे हैं एक तो डार्क एरियाज हैं। ठीक है, और हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं। चले, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। देखिए जिसने गैस मास्क पहना हुआ है, डजंट नीड एयर। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको। एनारोबिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोइड्स फ्लैजेलेस। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जीआईटी में, स्पेशली कोलन में प्रेजेंट होते हैं। और कोलन का ज्यादा बल्क ये बनाते हैं। दैट मींस अगर किसी पेशेंट को कोई पेरिटोनियल किस्म का इन्फेक्शन होता है और जिसमें या कोई इंटेस्टिनल रप्चर का कोई केस होता है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो गया है, तो नॉर्मल फ्लोरा जो कि ये ज्यादा बनाते हैं, तो इसलिए ज्यादा चांस ये है कि इसमें से आइडेंटिफाई भी नहीं होगी। लेकिन हमारी डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक और भी बात इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाली। बैक्टीरियोइड्स जो है दे फॉर्म पार्ट ऑफ द नॉर्मल ओरल फ्लोरा एज वेल। ठीक है, और ये एनारोब्स है, ये याद रखिएगा। ये जो गैस मास्क इसको बनाया हुआ है वो सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि आप याद रखिए कि एनारोबिक बैक्टीरिया है। और एक और भी रीजन है उसका, क्योंकि दे प्रेजेंट इन द लार्ज गट। यहाँ पे इस कार्टून में तो ये इंडिकेट हो रहा है कि ये लार्ज गट भी प्रेजेंट है। तो लार्ज गट में और क्या चीज प्रेजेंट होगी? एक्सक्रीटा। ठीक है, तो उसकी गैस मास्क के दो रीजन होते हैं। ये कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम एक्सक्रीटा है और इसके साथ ये anaerobic bacteria है। Gram negative anaerobic spore forming rods of the many species of bacteroids, two are human pathogens, Bacteroides fragilis and Bacteroides sporidens। देखिए ये दो इसमें से ह्यूमन पैथोजेंस है, ये याद रखिएगा। They are predominant organisms in the human colon, numbering approximately 10 raised to power 11 per gram of feces। ठीक है, they are found in the vagina approximately 60% females। और primarily इसमें से जो है ये दो टाइप्स आपके लिए बताई हैं, मिलेनोजेंजियल और कोरोडेंस। ठीक है, ये दोनों ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, मेलेनोजेनिका और बैक्टीरियोइड्स कोरोडेंस। So, इनकी डिजीजेस के नाम याद रखिएगा। इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेसिस है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीरियस एनारोबिक इन्फेक्शंस। जो भी जिस टाइप के भी हो, इससे सेप्सिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्सेसिस हो सकती है। ठीक है, समटाइम्स डायरिया कॉज कर सकते हैं, एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें जो है लोकल एब्सेसिस बन सकती है एट एनी साइड ऑफ द म्यूकोसल ब्रेक। और मेटास्टेटिक एब्सेसिस बन सकती है बाय हेमाटोजेनस स्प्रेड, दूसरे ऑर्गन्स पे स्प्रेड हो सकती है। लंग एब्सेसिस बन सकती है अगर एस्पिरेशन हो जाए ओरल फ्लोरा की। सो ये हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड कौन सी है? जो हमारी ओरल कैविटी से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट ऑफ द नॉर्मल ओरल फ्लोरा। ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये याद रखिएगा कि एट बर्थ द ओरल कैविटी इज स्टेराइल, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ व्हेन द बेबी टेक्स द फर्स्ट फीड, तो उस टाइम पे जो है वो नॉर्मल ओरल फ्लोरा डेवलप होना शुरू होता है। और देन इट कंटिन्यूज टू चेंज। डेंटिशन के टाइम पे काफ़ी बैक्टीरिया एक्वायर होते हैं। ये जो आपके जिंजिवल डिवाइसेस हैं, जब ये डेवलप हो जाती है तो इस टाइप पे बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा, स्पेशली जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो इस टाइम पे इस सिस्टम में एंटर हो जाता है। सो क्रिएशन ऑफ द जिंजिवल डिवाइसेस, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है and they increase the habitat for the variety of anaerobic species। बैक्टीरियोइड्स भी इसी टाइम पे ज़्यादा एंटर हो जाते हैं सिस्टम में। ठीक है, अराउंड प्यूबर्टी जो है वो इनका मैक्सिमम concentration होती है। If the oral bacteria they gain entrance to the deeper tissue, they may cause abscesses of the alveolar bone, lung, and brain or the extremities।
और इन इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कौन से बैक्टीरियोइडीज या कौन से एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कॉमन होते हैं? इसमें बैक्टीरियोइडीज है Villanogenicus. Okay, this often plays a dominant role. ये याद रखिएगा कि ओरल कैविटी से रिलेटेड इसमें से कौन सी बैक्टीरिया है। फिर पैथोजेनेसिस, इट इज सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, सो जब भी कोई म्यूकोजल सरफेस ब्रेक होगा, लोकल एब्सेस एट द साइट ऑफ द म्यूकोजल ब्रेक, मेटास्टेटिक एब्सेस बन सकती है, हेमाटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, डिस्टेंट ऑर्गन्स में एंटर हो सकते हैं, लंग एब्सेस बन सकती है, और इन केस ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द नॉर्मल ओरल फ्लोरा। इसकी जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है उसमें क्या हो सकता है? किसी भी किस्म का ट्रॉमा हो सकता है, कोई डेंटल प्रोसीजर हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। अच्छा, सिर्फ डेंटल प्रोसीजर की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये एब्डोमिनल ओरल फ्लोरा में भी आ रहे हैं, पेरिटोनियल कैविटी में भी हो सकते हैं। तो इसमें जो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इसमें कोई भी सर्जरी, कोई भी एब्डोमिनल ट्रॉमा हो सकता है, पेरिटोनाइटिस पेशेंट को डेवलप हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, क्रॉनिक डिजीज कोई भी हो सकती है। ठीक है, लोकल टिश्यू निक्रोसिस हो सकता है, जब इनका इन्फेक्शन होगा तो लोकल एरिया में, उस एरिया में ब्लड सप्लाई फेयर हो सकती है, और फैकल्टेटिव एनारोब्स की ग्रोथ भी हो सकती है एट द साइट कंट्रीब्यूट टू द एनारोबिक इन्फेक्शन। सो बेसिकली इनका इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होता है कि पहले जो फैकल्टेटिव एनारोब्स है, फॉर एग्जांपल ई कोलाई है, ठीक है, और पहले तो इनका इन्फेक्शन डेवलप होगा। ठीक है, जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं पहले वो यूटिलाइज कर लेंगे ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन, और जब ये इस तरह की एनवायरनमेंट बन जाएगी कि एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ अब फॉलो करे, तो उसमें फिर बैक्टीरियोइडीज और ट्रिबोटेला, ये दो स्ट्रेन जो है ना, ये उस एरिया में एक्सेस अपनी बना के वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। As a result, many anaerobic infections they contain a mixed facultative and anaerobic flora. तो ये याद रखिएगा कि अमूमन जहाँ पे बैक्टीरियोइडिस का इन्फेक्शन होता है उसमें पहले कोई भी फैकल्टेटिव एनारोब इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने ओरल कैविटी के इन्फेक्शंस भी डिस्कस किए थे, उसमें भी दे आर नॉट द प्राइमरी बैक्टीरिया ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन, क्योंकि स्टार्ट कुछ और बैक्टीरिया करते हैं, लैक्टोबैसिलस है और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, वो स्टार्ट करते हैं, एंड देन इट इज फॉलोड बाय बैक्टीरियोइडिस इन द ओरल कैविटी। इसी तरह जहाँ पे हम पेरिटोनाइटिस और गट इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी इन्फेक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे ई कोलाई जो है इट इज आल्सो मच अबंडेंट इन द गट फ्लोरा। तो इनिशियल इन्फेक्शन जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब से हो रहा है, और लेटर ऑन जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई है एनारोबिक बैक्टीरिया उस वक्त सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। It has important implications for therapy. Both the facultative anaerobes and anaerobes should be treated. तो जब भी आपने ये बात याद रखिएगा कि हमेशा इनकी ट्रीटमेंट में भी साइड बाय साइड दोनों चीजों को ट्रीट होना चाहिए, फैकल्टेटिव को अलग और एनारोब्स को अलग। ठीक है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल ऑफ बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस इज एन important virulence factor. Host response to the capsule plays a major role in the abscess formation. अच्छा, अब इसकी एंडोटॉक्सिन भी ग्राम नेगेटिव है तो एंडोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसमें जो लिपिड ए है इट इज मिसिंग वन ऑफ द फैटी एसिड्स, तो इसका जो लिपिड ए है इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एंडोटॉक्सिन ऑफ अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 1000-fold less active than the typical endotoxin of the bacteria such as Neisseria meningitis. इसके अलावा इसके एंजाइम्स भी हैं जिसमें hyaluronidases है और कोलेजनेसेस है, फॉस्फोलाइपेज है, ये सब मिलकर टिश्यू डैमेज में अपना रोल प्ले करते हैं। In general, Bacteroides fragilis it causes a disease below the diaphragm. ये याद रखिएगा, ठीक है। Pelvic abscesses करता है necrotizing fasciitis, bacteremia, and 25% of the lung abscesses. ठीक है। Whereas Prevotella Villanogenica it causes the diseases above the diaphragm. इसमें oral cavity में pharynx, brain और lung में जो ज़्यादा infections है वो इसकी वजह से cause होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इसमें से याद डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आपके जो खुद आपने याद रखे। Although bacteroid fragilis can cause oral cavity infection sometimes. So ये इस पिक्चर में सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखाई गई है, inflammatory lesions हैं, they are occurring around the impacted or partially erupted tooth, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनमें मिक्स्ड इन्फेक्शंस होते हैं, मिक्स्ड एनारोबिक इन्फेक्शंस, इसमें बैक्टीरियोइड्स भी इन्वॉल्व हैं असाइड फ्रॉम अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, प्रेविटेला एंड वेलिनेला, और दूसरे बैक्टीरिया के साथ साथ बैक्टीरियोइड्स भी इन्वॉल्व हैं। लैब डायग्नोसिस के लिए सिंपल हमारा फार्मूला तो हमने बनाया हुआ है। सैंपल सबसे पहले पास का सैंपल हो सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ग्राम नेगेटिव शॉर्ट रूल्स आएंगे, रॉड्स आएंगे, पेल पिंक पेरेंट्स होगी, कल्चर पे एनारोबिक ग्रोथ होगी, ब्लड एगेट प्लेट्स कंटेनिंग
Kanamycin, vancomycin inhibit the unwanted organisms और नॉन हेमोलिटिक कॉलोनीज आपको शो होगी। बायोकेमिकल टेस्ट में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, फिर ये कुछ डिफरेंशिएशन आपको बताएगी। बैक्टीरियल फ्लैजेलेस जो है वो सेक्रोलाइटिक है, 20% बाइल में ग्रो करते हैं। प्रेविटेला जो है ये मॉडरेटली सेक्रोलाइटिक है, 20% बाइल से इनहिबिट होता है। पोरफायरोमोनास जो है वो एसेक्रोलाइटिक है। ठीक है, यानी कि बाइल में बिल्कुल ग्रो नहीं करते। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का भी आपको बताया हुआ है। इसमें से जितना लैब डायग्नोसिस आपकी बुक में बताया हुआ हो, इट वुड बी बेटर टू जस्ट मेमोराइज दैट पार्ट। ठीक है, और इसमें बस ये आप याद रखिएगा कि बिलो द डायफ्राम कौन से इन्फेक्शन कॉज करें, अबव द डायफ्राम कौन कर रहे हैं, और ये आपके जो है ना वो टूथ रिलेटेड इन्फेक्शन में बैक्टीरिया। सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ द एब्सेसेस, एब्सेस जहाँ भी होती है उसकी ड्रेनेज करनी जरूरी होती है। लोकल जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसको डिप्राइव भी करना होता है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर कहीं पे बैक्टीरियाज होंगे तो इसका मतलब ये है कि फैकल्टेटिव एनारोब्स से पहले इन्फेक्शन कॉज किया था और बाद में एनारोब्स को इन्फेक्शन कॉज करने का मौका मिला, तो आपने दोनों को ट्रीट करना है। ठीक है, अब इसमें आपके पास दोनों को कैसे ट्रीट करना है। मेट्रोनिडाजोल जो द फेमस फ्लैजिल, ठीक है, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके साथ हम जो है वो सेफ्लोस्पोरिन यूज कर सकते हैं, समटाइम्स क्लेंडामाइसिन यूज कर सकते हैं या क्लोरामफेनिकोल, लेकिन एक कॉम्बिनेशन में ट्रीट करना है आपने हमेशा। सो लास्ट इज प्रिवेंशन, पेरीऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेफ्लोस्पोरिन, फ्रीक्वेंटली सिफॉक्सिडिन एंड एब्डोमिनल कंडक्शन। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि जब भी आपने अपने जो ओरल कैविटी के इन्फेक्शन ट्रीट करने होते हैं ना बच्चों, उसमें भी आप याद रखिएगा कि हमेशा एनारोबिक कवर भी दिया जाता है। जब आप कोई डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं या आपका पेशेंट किसी भी किस्म की ओरल एब्सेस या इस किस्म की किसी कंडीशन जिंजिवल एब्सेस के साथ आपके पास प्रेजेंट करता है, तो उसमें आपने हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि देयर कैन बी बोथ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द इन्फेक्शन, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों हैं। ठीक है, तो हमेशा दोनों कंपोनेंट्स के लिए आपने ट्रीट करना है पेशेंट को। ठीक है, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। और ये जो आपका चैप्टर है जो कि ग्राम नेगेटिव एंटेरिक रॉड्स का चैप्टर था, तो ये अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हमने नेक्स्ट वीक में लेना है उसमें अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, that would be gram negative respiratory rods. ठीक है, and we will be following that. इसमें से अब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ये लास्ट में जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे ये भी मैंने आपको करवा दिए। इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको साथ साथ बता दी हैं। कोशिश किया कीजिए कि अपनी बुक पे साथ साथ आप कम से कम टिक मार्क कर लें, इसमें से ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Any questions from today's lecture or anything related to the test that you did not understand and you want to discuss? एक और मैंने अनाउंसमेंट करनी थी कि अब आपका जो टेस्ट आ रहा है वो जनरल पैथोलॉजी में से आ रहा है आपका नेक्स्ट टेस्ट, एंड आई थिंक इट विल बी समवेयर अराउंड मिड ऑफ जून। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एक और टेस्ट आएगा। में अभी आपके 2 टेस्ट और आने हैं। ठीक है, तो आप जो है आपको पढ़ानी है जनरल पैथोलॉजी, और नेक्स्ट टेस्ट आपका जो जनरल पैथोलॉजी में से उसमें हीमोडायनामिक्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स दोनों चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने जो कुछ अपने टेस्ट से रिलेटेड पूछना हो वो आप अपने कमिंग लेक्चर्स में ही कुछ चीज़ें पूछ लें। जेनेटिक डिसऑर्डर्स अब आपका स्टार्ट होने वाला है, छोटा सा चैप्टर है और उसके 4 से 5 लेक्चर्स होंगे। तो जैसे वो खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, मिड ऑफ जून याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।